बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 14 पार्टिकल फिज़िक्स। आज हम लोग अपनी यूनिट पार्टिकल फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। स्टूडेंट्स, मेनली इस टॉपिक में हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर पे फोकस करना है, यानी चूँकि ये टॉपिक आप लोगों से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्या ऐसे लॉज है आपके इस लेक्चर्स के, यानी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको क्या 3 बातें जो है वो पता चल जानी चाहिए। तो पहली बात या क्वेश्चन नंबर 1 इज़ के व्हाट आर पार्टिकल एक्सीलेटर्स। पार्टिकल एक्सीलेटर्स क्या हैं, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, पार्टिकल एक्सीलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक टाइप की डिटेल। और नंबर 3, आपके पास इन पार्टिकल एक्सीलेटर्स का साइंस और डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये लेक्चर। सबसे पहला है जी, व्हाट आर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स सॉरी। तो देखिए जी, हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नाउ पार्टिकल फिजिक्स में हम ये जो पार्टिकल स्टडी करते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उनसे हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड मॉडल हमने उनका प्रिपेयर करके रखा है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वंस जब ये प्रोड्यूस हो जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को कैसे स्टडी किया जाता है। वेल, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये है कि पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी और पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी हमें उनको हाई स्पीड से एक्सेलरेट करने की ज़रूरत होती है। तो इनकी प्रोडक्शन और इनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करना दोनों किस तरह से की जाती हैं, इनको एक्सेलरेट करके बाय एक्सेलरेटिंग द पार्टिकल्स। और याद रखें कि इन्हीं को एक्सेलरेट करने के लिए जो हम डिवाइस या आप यूँ समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं जी, पार्टिकल एक्सेलरेट। बात समझ में आ गई है, यानी कि द इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स टू अ डिजायर्ड स्पीड एंड एनर्जी। देखिए, जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी उनके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए या मज़ीद पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट, जो कि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाती है टू डिज़ायर्ड स्पीड एंड एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो होप्स हो के पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ गई बात? ओके। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन उठाया था जी के टाइप्स ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं 2 तरह के। नंबर 1 लीनियर एक्सेलरेटर्स और नंबर 2 सर्कुलर एक्सेलरेटर्स। अब ये जो सर्कुलर एक्सेलरेटर्स है ये मज़ीद आगे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर और दूसरा होता है साइक्लोट्रॉन। अब यही जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर और ये जो सर्कुलर की 2 टाइप्स है, इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे जी लीनियर एक्सेलरेटर्स को, जिसकी शॉर्ट फॉर्म LIN यानी लीनियर और AC फॉर एक्सेलरेटर। देखिए स्टूडेंट्स, नाम ही ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि जहाँ पे पार्टिकल्स को हमने एक स्ट्रेट पाथ में एक्सेलरेट करना होगा तो उसके लिए जो एक्सेलरेटर इस्तेमाल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सेलरेटर। क्योंकि जहाँ पे भी लीनियर का वर्ड इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास स्ट्रेट पाथ में रहने वाली है। तो जहाँ पे हमने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना होगा इनटू अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, उसके लिए जो आपके पास एक्सेलरेटर इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक हो गया जी। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है यानी क्यों, तो आसान सी बात कि जब हमें इंटेंस बीम और कंटिन्यूस बीम चाहिए हो पार्टिकल्स की तो इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अगर आइडिया क्लियर करने के लिए बताऊं तो देखिए, जैसे ऑर्डिनरी लाइट है ना, जैसे अभी ये लाइट जो जल रही है तो देखिए ये मेरी हर एक डायरेक्शन में फैल रही है। इसके बजाय अगर आप लेज़र लाइट की बात करें तो जब आप लेज़र लाइट को बंद अंधेरे कमरे में ऑन करेंगे उसकी जो बीम है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और जिस पॉइंट पे जाके वो फोकस होती है ना वहाँ पे भी वो इंटेंसिटी के साथ, यानी उसकी लाइट इंटेंस होती है। तो कुछ इस एनालॉजी से आप ये बात अपने माइंड में रख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको पार्टिकल की कंटिन्यूस
और इंटेंस बीम चाहिए, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लीनियर एक्सेलरेटर का। बात समझ में आ गई है? पहला पॉइंट क्लियर है इसका इंट्रोडक्शन वाला। ओके, नंबर 2, इसकी जो है कंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो इस स्कीमेटिक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, कोई कम्प्लेक्स इसकी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं है, आसान आसान सी बातें हैं जी। नंबर 1, आपके पास ये आप एक ब्लैक कलर में एक ट्यूब देख पा रहे हैं, एक लार्ज सी ट्यूब। ये आपके पास कहलाता है जी वैक्यूम चैम्बर। इसमें से हमने जो अंदर की एयर है वो सारी की सारी हमने रिमूव की होती है, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन में पहली चीज़ आ गई आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम चैम्बर। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर फिर आप ये छोटे छोटे ग्रीन कलर्स की मजीद सिलेंड्रिकल ट्यूब्स देख रहे हैं बच्चों। ये आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन पे हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट करवाती हैं। यही जो ट्यूब्स हैं ये क्या करती हैं, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाती हैं, ड्रिफ्ट करवाती हैं, यानी खींचती हैं, उनको घसीटती हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसी वजह से ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं इनको हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि स्टार्ट में हम ये करते हैं कि आपके पास वो ट्यूब्स, जैसे यहाँ से देखें ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो वो ट्यूब्स जो आपके पास ऑड नंबर पे आ रही होंगी उनको हम पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, और जो इवन नंबर पे आ रही होंगी उनको हम नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई है? ओके, इसमें जो तीसरा होता है आपके पास इसका हिस्सा, वो है एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम ये होता है कि ये जो आपके पास ड्रिफ्ट ट्यूब्स लगी हुई हैं इनके जो पोलैरिटीज़ है उनको बार बार चेंज करता रहे, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग करंट का या किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल होता है। तो इसमें तीन चीज़ें तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देख ली कि पूरा आपके पास जो है वो एक वैक्यूम चैम्बर है, उसमें ये छोटी छोटी जो है आपके पास इलेक्ट्रिक ट्यूब्स लगी हुई हैं। इलेक्ट्रिक ट्यूब्स का क्या फंक्शन है, ये उन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेंगी, उनको अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है जी। और फर्दर आपके पास ये देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं ये कनेक्टेड है एक ऑसिलेटर्स के साथ जो कि अल्टरनेट करता है इन ट्यूब्स की पोलैरिटीज़ को। बात समझ में आ गई है? कंस्ट्रक्शन में इतनी बातें। अब बाकी जो बातें रह गई हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो हम इसकी वर्किंग में डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, देखें सिंपल सी बात। आपके पास कोई आयन सोर्स होगा, ऑब्वियसली हमने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना है, तो पार्टिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए हम कोई भी एक आयन का सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास पार्टिकल्स को जनरेट करके देगा। आयन सोर्स से जो आपके पास पार्टिकल की ये बीम निकलेगी ये सीधा सीधा एंटर होगी जी आपके पास इस वैक्यूम चैम्बर में। वैक्यूम चैम्बर में एंटर होने के बाद ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं ये इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगी। अब एक बात तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी ऑड और इवन के हवाले से। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपने, ज़रा गौर करें, आपके पास जो पहली ट्यूब है दूसरी इससे थोड़ी सी बड़ी है, तीसरी दूसरे से बड़ी है, चौथी तीसरे से बड़ी है, यूँ आपके पास ये आगे कंटिन्यू रहती है, यानी हर नेक्स्ट ट्यूब जो है वो पीछे वाले से बड़ी होती है। अब इन ट्यूब्स का बेसिक काम क्या था, इन्हीं ट्यूब्स का ये काम था कि उन जो आयंस की बीम है उनको अपनी तरफ खींचे, ये उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। तो जैसे जैसे इनकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है वैसे ही ये उन पार्टिकल्स को ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट भी करवाती है। तो कब तक हम इन पार्टिकल्स, ये जो आयन सोर्स है ये आपके पास ब्लू कलर से आयन की बीम निकल रही है, इनको हम कब तक इन ट्यूब्स में से गुजरने देंगे, जब तक हमें अपनी रिक्वायर्ड स्पीड ऑब्टेन नहीं हो जाती। चूँकि रिक्वायर्ड स्पीड ऑब्टेन होगी तो स्पीड से फिर हमें काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्टेन हो जाएगी। तो यही बातें मैंने इसकी वर्किंग में लिखी हैं कि देखें होता क्या है। आपके पास पार्टिकल्स हैं ये जनरेटेड होते हैं फ्रॉम द आयन सोर्स। आयन सोर्स से पार्टिकल जनरेट हो गए। पार्टिकल्स जो है वो इंटर हुए इनटू द वैक्यूम ट्यूब, जहाँ पे ड्रिफ्ट ट्यूब ने उनको एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। अब ये जो लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब है ये ग्रेजुअली क्या हो रही है, हमारे पास इंक्रीज हो रही है, सो दैट कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है इसको रिक्वायर्ड स्पीड से क्या कर लिया जाए, मैच कर लिया जाए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब जब रिक्वायर्ड स्पीड मैच होगी उसके बाद क्या होगा कि ये जो एक्सेलरेटेड आपके पास बीम है ये अपने इस ब्लैक कलर में मौजूद टारगेट के साथ टकराएगी। एन एक्सेलरेटेड बीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल लीव्स द ड्रिफ्ट ट्यूब एंड हिट द टारगेट। उसके बाद ये टारगेट को हिट करती। अब टारगेट को हिट करने से ये टारगेट पे क्या क्या इफेक्ट डाल रही है, उस इफेक्ट को स्टडी करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर सकते हैं और इनके बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं। समझ में आ गई है? और दूसरी चीज़, हो सकता है कि कोलिजन से
आपके पास न्यू पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हो, तो यहाँ वहाँ पे एक पार्टिकल डिटेक्टर भी लगा होता है जो कि ये डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये जो बीम आके टकरा रही है टारगेट के साथ, इससे कोई मज़ीद पार्टिकल्स तो आपके पास प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो ये था एक सिंपल सा आपके पास पहला एक्सेलरेटर विच इज़ लीनियर एक्सेलरेटर। इसमें मज़े की बात, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, देखिए पहली ट्यूब है, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी उससे बड़ी, चौथी उससे बड़ी, करते जाएँ तो आपके पास यहाँ पे तो बेसिकली फिगर में एक छोटी सी मैंने आपको फिगर बनाई है, एक स्कीमेटिक सी डायग्राम बताई है। बट याद रखिए कि आपके पास ये स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर है एक, जिसको जो है वो नेशनल लैब में प्लेस किया गया है जी। इसकी जो लेंथ है ना आपके पास, वो 2 माइल्स है, जो कि रफली आपके पास 3.22 किलोमीटर बनती है। ये फासला ज़रा आप इमेजिन करें कि वो कितना बड़ा एक्सीलेटर होगा। ये बल्कि आपकी जो पेज है, पेज नंबर 276, इसमें ये एक उसने एक्सीलेटर को जो है वो दिखाया भी हुआ है। आप लोग अगर ये मैं कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, इस फिगर को आप लोग कंसीडर कर लें, ठीक है जी। तो आई होप कि लीनियर एक्सीलरेटर क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है और ये कैसे वर्क करता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक और पॉइंट की बात आपको ये बताता चलूँ कि मान लें कि ये अगर आपसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसके लास्ट में जो इसने यूजेस बताए ना पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के, तो उसको फिर एग्जाम्पल के बाद उस यूजेस को भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं उसको अलग से डिस्कस करूँगा, बट बेहतर ये है कि आप हर एक जो एक्सेलरेटर है उसका यूज़ उसी के आप पोर्शन में कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात समझ में आ गई है? तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हैं दो, इसको मैं करता हूँ इरेज। तो जो हम हैं सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर और साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, और फिर इनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी जो सर्कुलर एक्सेलरेटर्स थे, उसमें पहली टाइप इसकी विच इज़ सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर। देखिए जी, आपके पास शायद मैं पिछले सेक्शन में ये बताना भूल गया, क्योंकि जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेटर होता है वो पार्टिकल्स को 50 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट कर सकता है। नाउ थिंक अबाउट कि क्या इससे ज़्यादा कोई एक्सेलरेटर भी एक्सेलरेट कर सकता है? तो यस, याद रखिए आपके पास कि सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी एक्सेलरेटर है ना इन द वर्ल्ड, वो आपके पास होते हैं ये सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स। और इसमें ये जो रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर है, जो कि बेसिकली यूएसए में रखा गया है, ये आपके पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे यूँ समझ लें कि पार्टिकल्स को जो हाई स्पीड से एक्सेलरेट करता है, ये उनमें से एक एक्सेलरेटर है। ठीक है जी। तो इनका इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि आपके पास वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एनर्जी एक्सेलरेटर्स है जी ये, और ये पार्टिकल्स को एक सर्कुलर फॉर्म में एक्सेलरेट करवाते। अब ये कैसे एक्सेलरेट करवाते, इसके लिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं जी। आसान सी बात है, आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, कि होता एक्चुअली ये है कि आपके पास ये एक सर्कुलर वैक्यूम ट्यूब, जो हमने लास्ट देखा था ना लीनियर एक्सेलरेटर, उसमें आपके पास एक सिलेंड्रिकल वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू से कलर में मैंने जो है आपको रिप्रेजेंट करते कि स्कीमेटिक डायग्राम बताइए। इसमें देखें तो ये आपके पास एक सर्कुलर शेप में आपके पास होती है एक सर्कुलर वैक्यूम ट्यूब। इसमें मोर ओवर आपके पास लगे होते हैं ये ब्लैक कलर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और साथ में ये एक अल्टरनेटिंग कैविटी, या आप यूँ समझ लें ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो कि इन पार्टिकल की बीम को एक्सेलरेट करवाने का काम करती है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी है जी आपके पास क्या स्कीमेटिक डायग्राम, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ये जो पार्टिकल इंजेक्टर है, यहाँ से पार्टिकल्स इंजेक्ट होते हैं इस आपके पास सर्कुलर वैक्यूम ट्यूब के अंदर। पार्टिकल्स आर एंटर्ड इनटू अ वैक्यूम सर्कुलर ट्यूब, यानी ये जो रिंग शेप आपके पास ट्यूब, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्सेलरेटिंग कैविटी है यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कैविटी, ये इनकी स्पीड को इंक्रीज करती है, इनकी स्पीड को बढ़ाती है। ये जब घूम रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करके सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है। प्रॉबेबली आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये चीज़ पढ़ी होगी। अच्छा, हुआ क्या कि पार्टिकल्स यहाँ से इस ट्यूब में एंटर हुए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थी, इन्होंने क्या किया कि इसके पाथ को, जो बीम यहाँ से एंटर हो रही है पार्टिकल्स के, इसको सर्कुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिए इनके पाथ को। एक्सेलरेटिंग कैविटी ने इनकी स्पीड को इंक्रीज़ किया। यहाँ पे एक और लगी हुई है डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इस सर्कुलर पाथ से हट के इन पार्टिकल्स को दोबारा से यहाँ से इमर्ज होने की, यानी इस बीम को
इमर्ज होने की जो है वो यूँ समझने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे ये आगे किसी टारगेट के साथ टकराएंगे और वो टारगेट से टकराने के बाद अगर नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो जो डिटेक्टर लगा होगा वो उसके उन न्यू पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेगा। बात समझ में आ गई है? सिंपल से बात थी कि आपके पास पार्टिकल्स इंटर हुए एक वैक्यूम सर्कुलर ट्यूब में, रेडियो फ्रीक्वेंसी ने उनकी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ने उनके पाथ को बेंड कर लिया। इससे आपके पास क्या हुआ कि ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है ये कोलाइड करेंगे आफ्टर इमर्जिंग एज ए इमर्जिंग बीम, अपने टारगेट से टकराने के बाद उससे कोलाइड करेंगे। न्यू पार्टिकल्स आपके पास क्रिएटेड होंगे ड्यू टू दिस कोलियन सॉरी विच आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स। इसको जो है वो फिर डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेंगे कि कौन से न्यू पार्टिकल्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे, फिर उनके इफेक्ट्स को देखते हुए हम उनकी बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। समझ आ गई ये बात? आई होप कि ये चीज़ आप लोगों ने ग्रैब कर ली हो। इसकी जो एग्जांपल्स है वो आपके पास एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है जी, इसी तरह से रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर है जो कि यूएसए में रखा गया है। और ये जो हैवी आयन से लाइक यूरेनियम हो गया या गोल्ड वगैरह हो गया, इनको आपस में जो है वो कोलाइड करने का काम करता है। इसकी कोलियन से आपके पास क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा ये क्रिएट किया जाता है, जबकि हैड्रॉन आपके पास लेड वगैरह जैसे इनके जो न्यूक्लियाई है इनको कोलाइड करने का काम करता है। ठीक है जी, आसान सी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, तो होप सो ये आप लोगों ने समझ ली होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं जी आपका थर्ड साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर। ठीक है जी। अच्छा जी, सर्कुलर एक्सीलरेटर्स में जो आपके पास सेकंड एक्सीलरेटर है वो आपके पास है जी साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर। अब साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर क्या होता है? देखिए जी, आपके पास ये वो एक्सेलरेटर है जो कि पार्टिकल को स्पाइरल पाथ में एक्सेलरेट करवाता है, जबकि आपके पास जो पीछे वाला था वो क्या करवा रहा था, वो सर्कुलर पाथ में करवा रहा था। अब स्पाइरल से मतलब क्या होगा, सर्कल से मतलब ये होगा कि आपके पास कोई चीज़ इस पाथ में अगर घूम रही है तो वो बस इसी पाथ में घूमती रहेगी। जबकि स्पाइरल से मतलब क्या होगा, स्पाइरल से मतलब ये होगा कि वो अगर ऐसे घूम रही है तो नेक्स्ट वो फिर उस पाथ पे नहीं जाएगी, उसे नीचे वाले पाथ पे जाएगी। स्पाइरल से मतलब कुछ इस किस्म का रास्ता होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में क्या डिफरेंस है। वो सर्कुलर पाथ में और ये स्पाइरल पाथ में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पाइरल। अब इसमें जो आपके पास पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, इसके सेंटर से। ऐसे स्पाइरल पाथ में अगर आप देखें तो ये एक्सेलरेट होना शुरू होते हैं और यूं घूमते घूमते यहाँ से जो है वो आपके पास बाहर निकल आते हैं। ये जो आपके पास एक्सेलरेट करवाता है तो ये कितनी एनर्जी से उनको एक्सेलरेट करवाता है, 520 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका इंट्रोडक्शन है जी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में पहले जनरल बात देखें क्या कहता है कि एक लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट है, टू सर्कुलर शेप में डी शेप्ड आपके पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो कि 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, और एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है जो कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का लगा होता है बिटवीन द डीज। अब ये जनरल लाइनें तो आपने देख ली है ना, जनरल पॉइंट्स तो आपने देख लिए, समझ कुछ नहीं आई होगी मुझे पता है। अभी ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी भी आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक इसी 2D स्कीमेटिक डायग्राम की 3D स्कीमेटिक डायग्राम दिखाता हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिए। आई होप कि आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। ऊपर की जानिब देखें तो ये जो लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है ना, तो बेसिकली ये लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट एक इसका पोल ऊपर की जानिब है और एक नीचे की जानिब है। अब बात समझ में आ गई है। उसके अलावा डी शेप, ये बीच में देखें ना, ये ब्लैक कलर से मैंने ऐसे बनाई है, इनको ज़रा गौर से देखें। ये जो डी शेप की मैग्नेट्स इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपके पास बेसिकली वो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको आप इस 3D फिगर में देख पा रहे हैं कि आपके पास एक साइड भी और दूसरी साइड भी, ये दो आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना है। ठीक है जी, और बाकी चीज़ अब होप्स हो कि आप इसी 2 डायमेंशनल फिगर से समझ जाएंगे कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये दो जो है वो डी शेप के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इनके ऊपर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए होते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है इनके सेंटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगी। जबकि जो ऊपर नीचे आपके पास लगे हुए हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो इनके पाथ को डिफ्लेक्ट करेंगे जिससे ये स्पाइरल पाथ में मूव करना शुरू होंगे। यहाँ सेंटर में हमने रखा हुआ है अपना आयन का सोर्स, यहाँ से प्रोड्यूस होंगे पार्टिकल्स।
जो आपके पास इस डी और इस डी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ये इसको करेगी एक्सेलरेट। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, ये इसको करेगी स्पाइरल पाथ में मूव, जो कि सेंटर से ऐसे स्पाइरल पाथ से घूमते हुए आपके पास इस पॉइंट से बाहर आएंगे, जहाँ पे ये टारगेट से टकराएंगे, मज़ीद पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और डिटेक्टर्स इनको डिटेक्ट करेंगे। होप्सो के बाद अब आपको समझ आई होगी कि आपके पास जो इसमें आयन सोर्स है, यानी इसकी वर्किंग में, ये इसके सेंटर में लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ एक्सेलरेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटर क्या करती है, जो अल्टरनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिससे आपके पास ये पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं। और नंबर 2, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो पार्टिकल्स को क्या करती है, स्पाइरल पाथ में मूव करवाती है। ठीक है, ड्यू टू विच नहीं, बल्कि आप यूँ लिख लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करता हूँ कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या करवाती है जी, मैग्नेटिक फील्ड मेक पार्टिकल्स एबल टू मूव इन स्पाइरल पाथ। बात समझ में आ गई? इसको मैंने कैसे मॉडिफाई कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड मेक पार्टिकल्स एबल टू मूव इन द स्पाइरल पाथ, जिसकी वजह से उनकी जो है वो स्पीड इंक्रीज होती है ईच टर्न। देखिए, ये आपके पास इसका पहला टर्न है, जब ये दूसरा टर्न लेगा तो इसकी मज़ीद स्पीड इंक्रीज़ होगी, जब ये दूसरे से तीसरा टर्न लेगा तो मज़ीद स्पीड इंक्रीज़ होगी। करते करते पार्टिकल जब यहाँ से बाहर आएंगे एज ए बीम, तो इनकी स्पीड ज़्यादा एक्सेलरेट हुई होगी, यानी ये हाई स्पीड के साथ यहाँ से बाहर आके इस टारगेट के साथ टकराएंगे, जिससे आपके पास मज़ीद पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और उन पार्टिकल्स को डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं और उनके भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली होगी। नेक्स्ट अब छोटा सा काम रह गया है कि हमने इनके यूजेस स्टडी करने हैं, तो वो आसान सी बात है, ताहम उनको जो है वो हम अब नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करते हैं। एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के यूजेस। देखिए स्टूडेंट्स, आसान सी बातें। आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं जी मेडिकल आइसोटोप्स की प्रोटेक्शन के लिए। मेडिकल आइसोटोप्स जो डिफरेंट तरह के डिजीज़ की ट्रीटमेंट, उन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे वो लिखता भी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन लीनियर एक्सेलरेटर है, इसको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फर्दर मोर आपके पास जो रेडिएशन थेरेपी है, इसमें एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी लीनियर एक्सेलरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें समवट ये जो आपने तीनों इसके यूजेस देखे, भाई ये इसके मेडिकल यूजेस हैं ये। ठीक है जी। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात कर लें सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स की, तो ये आपके पास सबसे पहले दे आर यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी इन्वायरमेंट टू स्टडी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी स्टडी करने के लिए जो आपको इन्वायरमेंट चाहिए, ये उस इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में आप लोगों को हेल्प करते हैं और फर्दर मोर उन पार्टिकल्स को भी स्टडी करने में आपकी मदद करते हैं, यानी ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपने ये भी देखा है कि जो हिग्स बोज़ॉन है आपके पास, ठीक है, जिसको 1964 में पीटर ने जो है वो प्रेडिक्ट किया था, और 2012 में जो है जिसको डिस्कवर किया गया था, वो बेसिकली इसी सिंक्रोट्रॉन एक्सीलरेटर्स के थ्रू ही डिस्कवर हुआ था। उसके अलावा अगर आप इसका देखेंगे जी मेडिकल में यूज़, ठीक है, ये जो आपके पास जितने भी यूजेस लिखे गए हैं, ये इसके मेडिकल में यूजेस लिखे गए हैं। तो मेडिकल्स में ये सेल बायोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग या कैंसर रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, ये जो है दिस इज़ इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में ये टॉक्सिकोलॉजी, ये बेसिकली वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कौन से आपके पास जो केमिकल्स हैं, वो आपके पास जो ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स हैं, या आपके पास केमिकल्स कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टॉक्सिक है, हार्मफुल है आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या किसी भी टाइप की लाइफ के लिए, जिन सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं, ये इस टॉक्सिकोलॉजी की फील्ड में स्टडी किया जाता है। उसके अलावा क्लीन कंबेशन, एटमॉस्फेरिक रिसर्च में इनका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर में इसका यूज़ देख रहे हैं, तो ये आपके पास मिनरल की एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग और आपके पास फोरेंसिक्स में इस्तेमाल होता है जी।
उसके अलावा फिर जो आपके पास थर्ड वन है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर्स, ये आपके पास इस्तेमाल होता है कुछ पार्टिकल्स की प्रोडक्शन के लिए, लाइक म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज को प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेडिकल में अगर आप इसका यूज़ देखेंगे तो ये आपके पास इसके नीचे जो बेसिकली लिखे हुए हैं आपके पास यूजेस, वो मोस्टली मेडिकल से रिलेटेड ही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास लाइक लीनियर एक्सेलरेटर, ये भी आपके पास यूज़ होता है टू प्रोड्यूस द मेडिकल आइसोटोप, या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम साइंस की फील्ड में यूज़ देखें तो आपके पास जो हाई एनर्जी बीम है फॉर द पार्टिकल फिज़िक्स एक्सपेरिमेंटेशन, उसके लिए इस साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ये आप लोगों को क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। ताहम अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है जी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये था हमारे यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स का एंड। आई होप के जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट की सूरत में मुझे दिया है, तो अब भी जो है वो अपना कंस्ट्रक्टिव सा फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर दें। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि वन शॉट में अब इसकी एक्सरसाइज करें, तो हम वन शॉट में कि हम MCQs, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्कस कर पाएँ। जैसे भी पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।